जय हिंद दोस्तों। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था गेम ऑफ ड्रोन्स करके, जहां पे मैंने खासकर मेड इन इंडिया तपस की बात की थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेड इन इंडिया तपस है वह कैसे पाकिस्तान और टर्की के TB2 ड्रोन से बेहतर है। लेकिन तपस प्रोग्राम को ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। हमने ये भी जाना था कि आजकल के मॉडर्न वारफेयर में ये ड्रोन्स कितने मायने रखते हैं। अब वो चाहे रसिया यूक्रेन युद्ध हो या हौती विद्रोहियों के खिलाफ USA का ड्रोन स्ट्राइक, या कैसे टर्की और अजरबैजान ने ड्रोन के बदौलत आर्मीनिया को घुटने पे ला दिया। लेकिन तपस जैसे इंडिजीनियस प्रोजेक्ट को बंद क्यों किया गया, और वहां के भी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन जिसे 10 जनवरी को इंडियन नेवी में शामिल किया गया, और ये आर्चर NG प्रोजेक्ट क्या है, इस वीडियो में आज हम बहुत ही आसान भाषा में दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन के स्पेसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को समझते हुए इस ड्रोन के गेम में और गहराई से उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान, टर्की और चाइना जैसे देशों को हमारा देश ड्रोन के मामले में कैसे काउंटर कर सकता है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर जो कि एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और ये बेस्ड है एविड सिस्मस 900 ड्रोन पे, जो कि एक इजरायली कंपनी का ड्रोन है जिसे डेवलप किया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने, जो कि सिचुएटेड है हैदराबाद में। ये ड्रोन मल्टी मिशन परफॉर्म कर सकता है। अब वो चाहे कॉम्बैट सपोर्ट हो, मैरीटाइम पेट्रोल हो, बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला हो, या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या सर्विलेंस का मामला हो, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो दोनों साइड से दुश्मन से घिरा हुआ। अगर आप देखो बॉर्डर, हमारा जो बॉर्डर है वो चाइना से भी सटता है और पाकिस्तान से भी सटता है। तो इस ड्रोन को ना ही चाइना में जाने का जरूरत है, ना ही पाकिस्तान में जाने का जरूरत है। ये बिना चाइना और पाकिस्तान गए ही उन पे पूरा सर्विलेंस कर सकता है अपने आधुनिक सेंसर्स के द्वारा। आप जान के हैरान हो जाओगे, फर्स्ट इसमें इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जो रात हो या दिन किसी भी टाइम दुश्मन को देख सकता है। यह खास किस्म का सेंसर होता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज्यादा जहां टेम्परेचर नजर आता है सिर्फ उसे देखता है। जैसे मान लेते हैं दुश्मन के बेस या शिप से 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है। अब ये क्या करेगा ना, सिर्फ उस हीट को देख रहा है, इसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ये बस हीट को देख रहा है। और स्क्रीन पे जो फिगर क्रिएट करेगा जहां भी 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट होगा ना, वो उसे शो कर देगा। अब शो करने के बाद पता चल जाता है कि यार ये फाइटर जेट है या फिर कोई आदमी है, या जंगल में कोई भी छुपा हुआ हो युद्ध के दौरान कहीं भी। इंफ्रारेड से आप नहीं बच सकते हो। इंफ्रारेड से अगर बचना हो तो एक ही केस में आप बच सकते हो, अगर कोई मोटा कपड़ा अगर आप ओढ़ के युद्ध के दौरान या कहीं बैठ गए हो तो फिर इंफ्रारेड सेंसर आपको नहीं पकड़ सकता है। या फिर जैसे कोई इंजन है, फाइटर जेट है, उसके इंजन को आप ऑफ कर दिए, अब ऑफ कर दोगे तो कोई हीट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ये इंफ्रारेड सेंसर उस टाइम फेल हो जाता है। इसके बाद जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR का इस्तेमाल किया गया। SAR बिल्कुल अंधा होता है, लिटरली वो बिल्कुल, उससे किसी भी हीट से कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेगा ना, वेव भेजेगा। अब वेव भेजता है तो वेव नीचे से टकरा के फिर ऊपर आता है। अब टकरा के आने के बाद जैसे कुछ जो वेव होते हैं वो जल्दी से टकरा के आ जाएंगे, जैसे फाइटर जेट हम मान लेते हैं, तो फाइटर जेट का ऊपरी वाला जो हिस्सा है वहां से वेव जल्दी टकरा के आएगा, जो नीचे वाला हिस्सा है वहां से वेव थोड़ा लेट से टकरा के आएगा। तो एक ये ब्लैक एंड व्हाइट पे एक फिगर क्रिएट करता है। अब फिगर क्रिएट करने के बाद फिर उस फिगर को देख के पता चलता है कि अच्छा ये फाइटर जेट है, ये कोई बिल्डिंग है, और इस तरह ये सारे इंफॉर्मेशन को पता कर लेता है। और फिर पायलट को पता चल जाता है, जो ड्रोन का पायलट है, कि कहां मुझे मिसाइल मारना है, कहां मुझे मिसाइल नहीं मारना। इसके साथ साथ इसमें मैरीटाइम पेट्रोल रडार MPR का भी इस्तेमाल किया गया। MPR एक्चुअली वो क्या है ना, समुद्र के तल पे एक छोटा बोट हो या कोई अगर पक्षी भी बैठा हो ना, तो ये उसे भी देख लेता है। ये MPR रडार इतना ताकतवर होता है, जो इसका ISAR जो हाई रिजोल्यूशन इमेज होता है, वो छोटे से छोटे टारगेट को भी डिटेक्ट कर लेता है सी सरफेस पे। और उसके बाद इसमें सिग्नल इंटेलिजेंस SIGINT का भी इस्तेमाल किया गया है। इसका क्या काम है ना, कितना भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हो ये उसे डिटेक्ट कर लेगा, वो उसे पकड़ लेगा और अपने बेस पे भेज देगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का भी इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को आज मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। देखो, वार क्या है, युद्ध के दौरान जैसे अगर फाइटर जेट लड़ते हैं तो मिसाइल टू मिसाइल वार होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में क्या है ना, रेडियो सिग्नल टू रेडियो सिग्नल वार होता है। जैसे अगर हमने ड्रोन चाइना की तरफ भेजा है, अब चाइना ने कोई ऐसा सिग्नल भेजा जिससे वो ड्रोन को हैक कर सकता है, तो इस केस में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है ना, जो अनवांटेड सिग्नल आएगा इस ड्रोन के खिलाफ, ये ड्रोन उस अनवांटेड या फिर आप बोलो उस रेडियो सिग्नल से खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है और अपने बेस से सिक्योरली कम्युनिकेट कर पाता है। यही काम होता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का। आसान भाषा में समझो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को, तो ये भी एक प्रकार का युद्ध है, जो युद्ध इलेक्ट्रॉनिक मतलब सिग्नल टू सिग्नल लड़ा जाता है। और सबसे खास बात इस ड्रोन का, इसके पास ये एबिलिटी है ना, ये बिना ग्राउंड सपोर्ट, बिना ह्यूमन सपोर्ट, ये खुद से टेकअप भी कर जाएगा और खुद से लैंडिंग भी, जिससे ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी तो कम होता ही है, साथ में जो एक्सीडेंट का रिस्क है वो भी कम होता है, और इससे ड्रोन का एफिशिएंसी भी बढ़ता है।
दृष्टि 10 स्टारलाइनर 450 केजी के वारहेड को लेके हवा में उड़ सकता है। अगर हम तपस की बात करें, जिसे बंद कर दिया गया, तो वो सिर्फ 300 केजी के वारहेड लेकर ही युद्ध में जा सकता था। अगर वहीं टर्की और पाकिस्तान के TB2 ड्रोन की बात किया जाए तो सिर्फ 150 केजी के ही वारहेड को लेके जा सकता है। लेकिन दृष्टि 10 स्टारलाइनर 450 केजी के वारहेड को लेके युद्ध में जा सकता है। अगर DRDO के हेलिना मिसाइल को आप देखो, जिसे हम टैंक हंटर के नाम से भी जानते हैं, तो ये 9 हेलिना मिसाइल को कैरी कर सकता है, क्योंकि जो एक हेलिना मिसाइल का जो वेट होता है ना, वो ओनली 50 केजी होता है। लेकिन फिलहाल अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि दृष्टि 10 स्टारलाइनर में कौन कौन से वेपन को इंटीग्रेट किया जाएगा। ये S10 4671 नाटो सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिसकी वजह से ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल हाईएस्ट लेवल का सेफ्टी रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है और ये सिविलियन या मिलिट्री दोनों ही इलाकों में उड़ सकता है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसे ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है, जो ग्राउंड लेवल पे ही रह के ड्रोन को ऑपरेट करते हैं। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो ये 8.5 मीटर लंबा है और अगर इसके विंग स्पैन की बात की जाए तो ये 15 मीटर है। देखो, ज्यादा विंग स्पैन मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। जितना ही ज्यादा विंग स्पैन होता है ना किसी ड्रोन का, वो उतने ही अच्छे तरीके से हवा में ऑपरेट कर सकता है, उतने ही अच्छे तरीके से वो हवा में उड़ सकता है। तो इसका जो विंग स्पैन है वो 15 मीटर है, मतलब ये काफी ज्यादा स्टेबल रहता है हवा में। और जो इसका ग्रॉस वेट है वो है 1100 केजी, जिसे पावर मिलता है रोटेक्स 916 इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, जो सिंगल इंजन होने के बावजूद भी 110 हॉर्स पावर जनरेट करता है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर 220 किलोमीटर पर आवर के हाई स्पीड पे उड़ सकता है और 112 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे क्रूज भी कर सकता है, जो डॉग फाइट में बहुत ही कारीगर साबित होगा। इसका जो एंड्योरेंस है वो है 36 आवर, मतलब ये लगातार 36 आवर तक उड़ान भरने में सक्षम है। और अगर सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो यह ड्रोन 30,000 फीट के ऊंचाई पे उड़ सकता है, जिससे दुश्मन के आंखों से बचा रहता है। एक दृष्टि स्टारलाइनर का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 150 करोड़ होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो तो ये जो इजराइल का हर्मस 900 ड्रोन है इसी पे ही बेस्ड है। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान से समझना। इट्स नॉट ए आत्मनिर्भर भारत ड्रोन। अगर भारत को डिफेंस मार्केट में अपना डोमिनेंस बढ़ाना हो और सच में फिर से विश्व गुरु बनना हो ना, तो भारत को दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन की नहीं, तपस जैसे इंडिजीनियस प्रोजेक्ट की जरूरत है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर का जो 60% कंपोनेंट है वो अडानी डिफेंस कंपनी के द्वारा बनाया तो जाएगा इंडिया में, लेकिन जो इसका रॉयल्टी है, जो लाइसेंस है, मतलब अल्टीमेटली जब ड्रोन बनेगा तो जो उसका बेनिफिट है वो इजराइल के कंपनी को जाएगा, और जो 40% इसका कंपोनेंट है वो बनाएगा इजराइल से। तो हम इसे कैसे बोले इट्स आत्मनिर्भर भारत ड्रोन। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर यहाँ एक सवाल आता है कि तपस जैसे प्रोग्राम को बंद क्यों किया गया। देखो, तपस प्रोग्राम को बंद नहीं किया गया। तपस एक्चुअली क्या है ना, 36 घंटा का एंड्योरेंस और 36,000 फीट का सर्विस सीलिंग नहीं दे पाया। सो मार्केट में खबर आने लगा कि तपस फेल हो चुका है। यहाँ तक कि विकिपीडिया पे भी अपडेट हो चुका था कि तपस को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। लेकिन 15 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसे न्यूज चैनल पे DRDO के ऑफिशियल्स ने आके ये खबर दिया कि तपस को फिलहाल बंद नहीं किया जाएगा, इसमें फर्दर इंप्रूव किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक किया जाएगा। देखो, तपस जो था वो ड्यूअल इंजन था, लेकिन जो हमारा आर्चर NG है वो सिंगल इंजन ट्विन बूम SCTV कॉन्फ़िगरेशन के साथ होने वाला। जो अभी आप देख रहे हो ना, इसे ही हम SCTV कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, जो ड्रोन का पेलोड कैपेसिटी तो बढ़ता ही है, साथ साथ में इसका एफिशिएंसी भी बढ़ता है और इससे ड्रोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होता है। आर्चर NG का जो मोस्टली टेक्नोलॉजी है ना, वो तपस प्रोग्राम से ही लिया गया। जैसे उसके जितने सारे सेंसर है वो सारे के सारे तपस से ही लिए गए हैं। भारत का जो ड्रोन रणनीति है ना, वो पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों से थोड़ा सा अलग है। चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों का जो ड्रोन है ना, वो एक्चुअली या तो वो किसी दूसरे ड्रोन से कॉपी किया गया या किसी दूसरे देश से इंपोर्ट किया गया। जैसे पाकिस्तान ने TB2 ड्रोन टर्की से इंपोर्ट किया। लेकिन जो भारत का ड्रोन रणनीति है ना, वो भारत खुद उस टेक्नोलॉजी को बनाने में लगा हुआ है कि इन फ्यूचर हमारा जो डोमिनेंस है डिफेंस मार्केट में वो आत्मनिर्भर है। मतलब एक तरीके से देखो तो आत्मनिर्भर भारत तो हम इसे ही बोलेंगे ना। और भारत इजराइल जैसे देश और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जैसे प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ना उस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगा हुआ है। फ्यूचर में देखते हैं ये ड्रोन्स का गेम कहां तक जाता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है डीप रिसर्च करने का और आपके लिए और नए वीडियो बनाने का। और एक लाइक तो आप जरूर करके जाना। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।